राजस्थान में 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने चुनावी तैयारियां अब तेज कर दी हैं। कभी भी उपचुनाव की घोषणा हो सकती है, तारीख का ऐलान हो सकता है। बीजेपी ने प्रदेश कोर कमेटी और दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निवास पर बैठक ली है और तीन तीन उम्मीदवारों के नामों के पैनल को तैयार भी किया है और कुछ सीटों पर एक या दो नाम के भी पैनल है। इसी तरह कांग्रेस भी पूरी तैयारी कर रही है। आज हम उपचुनावों को लेकर ही आगे की चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो डिबेट का जो टॉपिक है वो है राजस्थान उपचुनावों में टिकट किसे, नेता परिवार या फिर असल हकदार। इसी को लेकर मेरे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी से प्रवक्ता के रूप में जुड़े हैं नरेंद्र कटारा। नरेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। साथ ही मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता के रूप में अनूप ठाकुर जुड़े हुए हैं। अनूप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। टॉपिक आप लोगों ने जान लिया है, तो चलिए एक बार ओपनिंग नोट से इसकी शुरुआत कर लेते हैं। जी, क्या कुछ कहेंगे? बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। जी, आपने ये तात्कालिक विषय पर चर्चा रखी है और वास्तविकता में अब चुनाव आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार जन कल्याण के काम करती है और संगठन के रूप में चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है। जी, हम लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। अभी हरियाणा में चुनाव हुआ है, वहां हमारी भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की है और उसी कदमों में आगे बढ़ते हुए, उसी रफ्तार से बढ़ते हुए, उसी रास्ते पर, विकास के रास्ते पर, जन कल्याण के रास्ते पर, विश्वास के रास्ते पर, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र के साथ हम इन उपचुनावों में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी सातों की सातों सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। जी, हमारे यहाँ पे हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कोर कमेटी में बाकायदा चिंतन किया है, मंथन किया है, चर्चा की है, कार्यकर्ताओं के बारे में सोचा है और निर्णय जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा और राष्ट्रीय नेतृत्व जो निर्णय करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता परिवार में पूरी निष्ठा के साथ लगेगा और इस चुनाव को जीतेगा। जी, क्या कुछ कहेंगे कटारा जी? जी, कटारा जी जी, से हमने अभी अभी नोट लिया है। अब हम बात कर लेते हैं कांग्रेस से। हमारे साथ अनूप ठाकुर जी जुड़े हैं। अनूप जी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, राजस्थान के अंदर जो 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, जी, इसमें से 4 विधानसभा सीटें पूर्व में हमारे पास ही थी। जी, सातों विधानसभा पर हम निश्चित रूप से काबिज इसलिए होंगे क्योंकि संगठन की पूरी तैयारी है। आए दिन हमारे नेता इस मामले को लेकर बैठकें कर रहे हैं और देखिए, राजस्थान के अंदर जो सरकार का भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन है, उसको आप देख रहे हैं। जनता जो है बड़ी चिंतित और परेशान है, कोई फैसले और निर्णय अभी तक नहीं हो पाए। 100 दिन में ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन इनकी कार्य योजना विफल रही है। ये सरकार ने इतने से समय में अपराध चरम सीमा पर, महिला अत्याचार की बात करें, आप पेपर लीक की बात करते थे, इनके कार्यकाल में पेपर लीक भी हो गए, महिला अत्याचार भी बढ़ गए। बल्कि आप देखो, पॉस्को के केस भी बहुत सारे दर्ज हुए हैं, ये आंकड़े बताते हैं। तो ऐसे में दूसरी बात, इन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने यह राजस्थान के अंदर आश्वासन दिया था कि हम जो है राजस्थान में जो योजनाएं कांग्रेस की सरकार चला रही है, चिरंजीवी योजना हो, इंदिरा रसोई योजना हो, उनको और बेहतर करेंगे। लेकिन राजस्थान में इलाज के नाम पर राजस्थान का जो व्यक्ति है वो बहुत परेशान है। 25 लाख रुपए चिरंजीवी योजना में कांग्रेस देती थी, अब 5 लाख रुपया भी नहीं मिल रहा है। तो इन सारे तमाम मामलों को लेकर जो जनता की नाराजगी है, और इस सरकार के फैसले देखिए, अभी 2 दिन पहले इन्होंने कोई नियुक्तियां कर दी स्वायत्त शासन विभाग ने, वो फैसले इन्होंने वापस ले लिए। क्योंकि निश्चित रूप से ये सरकार में मुझे तो लग रहा है कि मंत्री और मुख्यमंत्रियों का प्रशिक्षण काल चल रहा है। तो इस प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद मुझे लगता है कि ये असल स्थिति में आ पाएंगे। तो वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए हम तो दौसा, देवली, ऊनियारा, झुंझुनू, राजसमंद, जितनी हमारी ये सीटें 7 सीटों पर चुनाव होने वाले, चाहे खींवसर हो, 84, सलूम्बर, सब जगह कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ काबिज होगी। ये हमारा आत्मविश्वास है। ये कहते थे राजस्थान में 25 सीटें लोकसभा की हमारे खाते में होगी, 400 पार का नारा देते थे, लेकिन जनता ने इनको तड़ी पार करा। क्योंकि इनकी कार्यशैली जो है, कथनी और करनी में अंतर है।
चाल चरित्र, चेहरा जो है वो जनता के सामने इतने से समय में आ गया। तो निश्चित रूप से आप मानिएगा कि 7 सीटों पर हमारे संगठन की पूरी टीम जुटी हुई है। अब इनके नेताओं को आप देख लीजिए ना कि इनके नेता जो हैं ये आरोप लगाते हैं, आपने भी जो शीर्षक दिया कि भाई नेता परिवार या असल हकदार, जी आप देखिएगा कि दिया कुमारी जी कौन से मंडल के अध्यक्ष रही, वसुंधरा जी के पुत्र कौन से मंडल के युवा मोर्चा में कार्यकर्ता रहे, कैलाश विजयवर्गीय जी के पुत्र को इन्होंने चुनाव लड़ाया। तो ये आरोप लगाने में ये लोग माहिर हैं, लेकिन आप इनसे पूछिएगा कि आप दूसरे पर तो आरोप लगाते हो, लेकिन जब आपके साथ किरण माहेश्वरी जी की पुत्री को इन्होंने चुनाव लड़ाया, तो ये आप समझिएगा कि ये हम पे आरोप लगाते हैं, लेकिन आप अंदर खाने क्या कर रहे हैं वो जनता देख रही है। जनता भली भांति आपकी कार्यशैली से परिचित है। तो आप देखिएगा निश्चित रूप से इन विधानसभाओं पे हम काबिज होंगे, ऐसा मेरा विश्वास। जी ठाकुर साहब, आपने अभी एक बात कही कि हमें पूर्ण विश्वास है, हमारा आत्मविश्वास है कि हम 7 सीटों पर जो है चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये आत्मविश्वास जो है कहीं ना कहीं वो कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाता है? क्योंकि देखिए कि एक कांग्रेस को बड़ा आत्मविश्वास था राजस्थान में चुनाव जीतने को लेकर, राजस्थान से पछाड़ मिली, उसके बाद हरियाणा के चुनावों की अगर बात करूं तो वहां पर भी जो है एक मात जो मिली, उसके बाद क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी जीत जो अपनी हमेशा से बना के आई है, जो एक परफॉर्मेंस हमेशा से देती आई है उपचुनाव में, उसको बरकरार रख पाएगी? देखिए, मैं वही आपको मैंने उदाहरण के तौर पर अभी ही बताया जी ये राजस्थान में पूरी 25 हमारी, पूरी 25 हमारी, लेकिन जी राजस्थान की जनता ने इनको क्या दिया, 11 सीटें कांग्रेस के खाते में आई 25 में से। जी तो जनता ने वही इनकी फेल्योरनेस और विफलताओं का प्रमाण पत्र जारी कर दिया। तो आप देखिएगा कि ये जो 7 विधानसभा हैं इसमें से 4 तो हमारे पास थी सही, और जो 3 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है उससे जनता त्रस्त हो गई है। चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, रोजगार हो, किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, महिला हो, बालक बालिकाएं हो, सब पीड़ित और प्रताड़ित महसूस कर रही है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वही ठगा सा महसूस कर रहा है, और अभी जो मंत्री और इनके नेता है वही समझ नहीं पा रहे। भाई आप ये देखिएगा ये सरकार है या सर्कस, कुछ निर्णय समझ में नहीं आ रहे। एक दिन पहले फैसला करते हैं, दूसरे दिन निर्णय वापस ले लेते हैं। तो ये कहां से चल रहा है? आप कह रहे हैं सरकार है, कौन है? ठाकुर जी आप कह रहे हैं कि सरकार है या सर्कस, लेकिन बीजेपी पार्टी के नेता तो कांग्रेस पार्टी को सर्कस बता रहे हैं। इनके बताने से थोड़ी काम चलेगा। कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी जिसने देश को आजादी दिलाई और लंबे समय से देश में सत्ता पर रह के मैं इनका जवाब मैं देता हूं। कांग्रेस की बदौलत ही मजबूत है। किसान के खेत को जवाब मैं देता हूं है, ये कांग्रेस की देन है। इनसे पूछो तो सही, अच्छे नारे करते हैं, विकास की बात करेंगे, हम विकास करेंगे, चहुमुखी विकास करेंगे। कितने बांध आपने बनाए जिससे सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं, ये सब पंडित जवाहरलाल जी नेहरू की देन थी। आप देखिएगा कोई कितने आईआईटी आपने बनाए, कितने भारत पाकिस्तान भी जवाहरलाल नेहरू की देन थी। भारत पाकिस्तान भी उन्हीं की देन थी। को छोड़ेगा, पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी करने की देन इंदिरा गांधी की थी। पाकिस्तान से लड़ने का माध्यम इंदिरा जी का था और कांग्रेस के नेताओं का था। अभी जम्मू कश्मीर में आप 370 करते रहे, लगा दी 370 हटा दी ना। आप तो कह रहे वहां पत्थर फेंकेंगे, आप तो कह रहे खून की नदियां बह जाएंगी। खून की नदियां कहाँ भाई? 370 हटा दिया, 35 हटा दिया, चुनाव करा दिए। जनता ने जिसको वोट दिया वो जीत गए। मेरे को समझ में ये नहीं आता अनूप भाई, अब आप सुनिए, आपकी बहुत देर से सुन रहा था मैं, आप सुनिए बिल्कुल। अब आप मौका देते हैं, एक बार नरेंद्र जी को आप सुनिए, एक बार बोलने का मौका देते हैं। आपको बिल्कुल पूरा समय दिया गया। एक बार नरेंद्र क्या कुछ कह रहे हैं, नरेंद्र की सुन लेते हैं। जी नरेंद्र, पहले तो आप अपना गणित सही कीजिए कि 500 में 40 में से 43 में से 99 ज्यादा होते हैं या 243 ज्यादा होते हैं। जनता ने तड़ी पार हमको कहाँ किया, एक बार खुद सोचिए। मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। आत्मविश्वास जो 400 नहीं बोला, प्लीज मैं आपके बीच में नहीं बोला।
प्लीज आपने कहा बीच में नहीं बोला, ये गलत बात है। आप में धैर्य नहीं है, आप में संयम नहीं है, धैर्य नहीं है, इसलिए आप अच्छे कार्यकर्ता भी नहीं, अच्छे नेता भी नहीं। मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, आपने पूरा समय लिया। जी नरेंद्र जी। बोलिए। जी। आप पूरे 3 चुनावों में जितनी सीट नहीं ला पाए, जितनी सीट हम एक चुनाव में इस वर्ष वाले में लाए, 99 100 में से नहीं आए, 500 से ऊपर के आंकड़े में से 99, फिर भी अपने आप को जीता महसूस करते हैं। 25 में से 11 सीट आई है, तड़ीपार कौन हुआ है? आप समझिए, सोचिए, कांग्रेस हारी है, लगातार कांग्रेस सत्ता से बाहर है। आप फिर भी ऐसे महसूस करते हैं कि आप जीत गए, क्योंकि आपको जीत और हार में फर्क महसूस नहीं होता। दूसरी बात, आप कह रहे थे कि हम किस बातों पे आए थे। राजस्थान में हम बातें पे आए थे कानून व्यवस्था को लेकर और पेपर लीक, युवाओं के साथ न्याय और युवाओं को रोजगार। आपको पता है लगातार हम 100 से ज्यादा लोगों को, ऐसे भ्रष्टाचारियों को, जिन्होंने पेपर लीक के मामले में भ्रष्टाचार के माध्यम से, अनैतिक माध्यम से नौकरी पाई, उनको सलाखों के अंदर डाल चुके हैं। और वो दिन दूर नहीं जब बड़ी-बड़ी मछलियां भी अंदर होंगी, जिन्होंने युवाओं के साथ अन्याय किया है, जिन्होंने युवाओं के साथ धोखा किया है, वो सब जेल के अंदर जाएंगे और युवाओं को नए रोजगार मिलेंगे और न्याय मिलेंगे। इसके साथ ही मैं बता दूं, इसी व्यवस्था के आधार पर, इसी विकास के आधार पर हम हरियाणा में जीते हैं, युवाओं के आधार पर जीते हैं, न्याय के आधार पर जीते, और राजस्थान की सातों की सातों सीट भी हम इसी बिहार पे जीतेंगे कि जो हमने कहा, जो हमने किया है, हमने एसआईटी बनाई, हमने पेपर लीक माफियाओं को अंदर डाला, भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को अंदर डाला। आपने जो फर्जी भ्रष्टाचार के माध्यम से थानेदार बनाए, पहली बार हुआ है कि टंडन करते हुए थानेदारों को जेल के अंदर डाला। और अब आप समझिए, वो दिन दूर नहीं जब इसमें यहाँ से हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या प्रदेश छोड़ दें। और यही हम कृत संकल्प थे पहले दिन से। हम चुनाव में इसी व्यवस्था को लेकर, जनता इस पर विश्वास कर रही है और इसी विश्वास के आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फिर आपने बात की जम्मू कश्मीर की, हमने 370 हटाने का वादा किया था, हटाया। 35A हटाया, वहां लोकतंत्र बहाल किया। जीतना हारना ये सब जनता के हाथ में, जनता किसको जिताती है नहीं जाते। हम हारने के बाद में निर्जीव ईवीएम को कभी भी दोषारोपण नहीं करते। बेशर्माई की हद होती है। अब जल्दी जब जीतते हैं तो ईवीएम ठीक होती है और हारते ही ईवीएम पे बेचारे निर्जीव ईवीएम पे पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। इन्होंने कहा था 370 हटाओगे तो वहां पे गोलियां चलेंगी, खून की नदियां बहेंगी। कहां बही नदियां? 370 भी हटा, 35A भी हटा, और वहां पे लोकतंत्र का चुनाव भी हुआ, लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। वहां जो जीता, जनता ने जिसको वोट दिया। कोई बात नहीं, अगली बार फिर समय आएगा, हम लोग मेहनत करेंगे। इन्होंने कहा कि हम 2 से शुरू हुए और हम 2 से शुरू होकर कहां पहुंचे हैं। तो आपकी जो सीटें हैं, तो 4 आपकी हैं। आप बात कर रहे हैं वादों की, तो जहां बीजेपी वादों की बात कर रही है, बीजेपी वादों को लेकर उतरी, हमारे मंत्री काम कर रहे हैं, तो जहां सबसे पहले आपने कहा कि पेपर लीक को लेकर, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है नरेंद्र जी कि आपस में बीजेपी के जो नेता हैं वो ही अपनी सरकार के अगेंस्ट हो रहे हैं। बीच में किरोड़ी लाल मीणा ने लगातार, जब बीजेपी ने बैठक की, एक बात कही, तब वो खुद ही अपनी सरकार के अगेंस्ट नजर आए। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि जनता बात कर रही है कि जनता को आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, तो आपदा के लिए आपने मंत्री बनाया, आपदा राहत मंत्री तो बना, लेकिन जब आपदा आई तो मंत्री मौके पे नहीं पहुंचा। मंत्री ने अपने जी सुनिए, लेकिन मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। बीजेपी सरकार इस चीज को क्लियर नहीं कर पा रही है, इस्तीफा स्वीकार हुआ या नहीं हुआ अभी तक, इस पे ही जनता को संशय, अभी तक कंफ्यूजन में जी रहे हैं। जी देखो, 2 चीजें होती है, एक भावनाएं होती है और एक व्यवस्थाएं होती है। माननीय किरोड़ी लाल मीणा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने हमेशा जनता के बीच में जाके आंदोलन किए हैं, जनता की बात को आगे बढ़ाया है। और वो भावुक व्यक्ति हैं जो मन से कहते हैं और वचन के पक्के हैं। उन्होंने कहा था कि मुझे राष्ट्रीय नेतृत्व ने कोई काम करने का अवसर दिया है, मुझे कोई निर्देश दिया है, उस पे मैं खरा उतरूंगा। और जनता से, वहां के जनता से उन्होंने अपील की कि मुझे कुछ काम मिला है, उस पर मैं खरा उतरूंगा, और मैं खरा नहीं उतरा या मैं मेरी बात की पालन नहीं कर पाया तो मैं इस्तीफा दूंगा। ठीक है, वो वचन के पक्के थे, भावनाओं के पक्के थे, जनता में आदर्श के रूप में जाने जाते हैं, मान सम्मान उनको मिलता है, जनता का मान सम्मान करते हैं। उस बिहार पे उन्होंने अपना वचन निभाया और इस्तीफा दिया। इधर बात आती है सरकार की, तो सरकार को कोई ऐसी चीज महसूस नहीं हुई, क्योंकि चुनाव में हार जीत चलती रहती है, मुद्दे होते हैं। इन्होंने कुछ लोगों को भटकाया, कुछ भ्रम पैदा किए आरक्षण के नाम पे, और कुछ सीटों पे इन्होंने अपना कब्जा कर लिया। वो कुछ सुधार अब धीरे धीरे हो रहे हैं। तो इसमें किरोड़ी लाल मीणा जी जो भावनाओं में, जो अपने वचन के आधार पर जो चले, वो अपनी जगह ठीक थे। और सरकार को पता था कि चुनाव हारने के पीछे जो ये कुछ सीटों पे जो कांग्रेस जीती है, वहां इन्होंने जो आरक्षण के नाम पे भ्रम पैदा किया, आरक्षण के नाम पे जनता में जो गलत बातें पहुंचाई,
उसमें कुछ जिनका शुरू से बांट फूट डालो राज करो का जो मंतव्य रहा है, उसके आधार पर चुनाव में कुछ ऊपर नीचे हुआ है। इसमें किरोड़ी जी को भावनाओं में बह के जो किया वो सही था, और सरकार को पता था आप कि भावनाओं की किरोड़ी जी ने बहने की मेहनत बात की कर है। रहे हैं, लेकिन जनता तो सफर कर रही है ना। जब आपदा में जब मंत्री की जरूरत है, मंत्री नहीं पहुंच रहे हैं। इस्तीफा की अगर बात है, तो अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी को कहीं ऐसा नहीं लगा कि सब किरोड़ी लाल मीणा जो है उनकी गलती रही, लेकिन उन्होंने तो इस्तीफा दिया, आपने स्वीकार नहीं किया, तो इस चीज का जो एक संशय जो चल रहा है उसको तो क्लियर करके चले। अगर संशय है, अगर आपने स्वीकार नहीं किया है, तो उन्हें ऑफिशियली रूप से आके मैदान में काम करना चाहिए, वो भी तो नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, आपको मैं एज ए प्रवक्ता स्टेटमेंट दे रहा हूँ। माननीय किरोड़ी लाल मीणा जी भजनलाल सरकार में मंत्री हैं, बाकायदा अभी कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उसमें बिल्कुल शामिल हुए, उन्होंने मीटिंग में भाग लिया, बाकायदा वो सरकारी कामकाज कर रहे हैं। आपदा के समय भी मैं आपको फोटो वीडियो शेयर कर दूंगा। लेकिन सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल ही नहीं किया कटारा जी। कैबिनेट की मीटिंग में शामिल तो हुए, लेकिन सरकारी गाड़ी का कुछ समय बाद उन्होंने यूज ही नहीं किया, उतर कर अपनी गाड़ी में जाके बैठ गए। खफा तो है मतलब बीजेपी सरकार से। बीजेपी सरकार में पहली बात नहीं है, कई चीजें होती है, सरकारी सुख सुविधाओं में बीजेपी का कार्यकर्ता बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। माननीय वन मंत्री पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा जी हैं, वो सरकारी गाड़ी और गार्ड का उपयोग नहीं करते। तो यहाँ हमारे बीजेपी कार्यकर्ता को गाड़ी बंगला सुख सुविधाएं इससे कोई लेना देना नहीं है, अपने काम से मतलब है। माननीय किरोड़ी लाल मीणा जी लगातार अपना धर्म निभा रहे हैं। और आपको बताऊं, जब बाढ़ की स्थिति बनी थी, जब आपदा के लिए जरूरत पड़ी थी, किरोड़ी लाल मीणा जी के वो वीडियो जो पानी बहते हुए पानी में घुटने पानी में वो चल रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और संभाल रहे हैं, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। वो लगातार अपना काम कर रहे हैं। आप प्रूफ की बात कर रहे हैं, आप प्रूफ की बात कर रहे हैं, आपदा की आप बात कर रहे हैं, तो सर जयपुर शहर के अंदर बहुत बड़ा हादसा हुआ था। जयपुर के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ा हादसा हुआ था, बेसमेंट में पानी भर गया था। उस समय आपदा राहत मंत्री नहीं पहुंचे थे, उस समय प्रिया कुमारी जी पहुंची थी, लेकिन उस समय तक कोई सुध लेने के लिए आपदा राहत मंत्री नहीं पहुंचे थे। हमारा बीजेपी परिवार है और मंत्री आपदा जब आती है तो चारों तरफ आती है, मंत्री एक होते हैं, तो मंत्री सब जगह नहीं पहुंचते। मंत्री सवाई माधोपुर में होंगे, भरतपुर में होंगे, मंत्री जी रूपबास में थे, मंत्री जी अपने रूपबास में, बयाना धौलपुर में जब बाढ़ आई थी वहां मंत्री जी और माननीय विधायक महुआ के दोनों थे। जयपुर में दिया कुमारी जी थी, भजनलाल शर्मा जी खुद रोडों पे निकले हुए थे, आपदा की स्थिति पानी की स्थिति देख रहे। हम जैसे कार्यकर्ता लगातार लगे हुए थे। देखो परिवार का कोई ना कोई सदस्य था, दिया कुमारी जी थी, आपने खुद कहा, इसलिए कोई ना कोई सदस्य वहां पे था और जनता की देखभाल कर रहा था। बीजेपी ने उनका इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया है, तो ऑफिशियली रूप से कब से जो है किरोड़ी जी काम करना शुरू करेंगे? किरोड़ी जी लगातार काम कर रहे हैं। आप जब वो कैबिनेट की बैठक में आ चुके, इससे बड़ा प्रमाण आपको क्या चाहिए? वो लगातार काम कर रहे हैं, सरकारी कामकाज कर रहे हैं, लगातार जनता से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, विभाग के काम कर रहे हैं। उनका इस्तीफा कहीं स्वीकार नहीं हुआ। वो लगातार जब से उन्होंने शपथ ली तब से किरोड़ी जी हमारे मंत्री है, वरिष्ठ नेता है और जनता के बात अनूप ठाकुर से मेरा सवाल ये है कि अनूप जी, एक बड़ा सवाल मेरा आपसे ये है, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है, डिबेट का टॉपिक, की परिवार को, नेता परिवार या फिर जमीनी हकदार जो है जिनको मिलना चाहिए, जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट मिलना चाहिए, किरोड़ी लाल मीणा की हम बात कर रहे थे। तो एक लगातार कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती आ रही है कि जगमोहन मीणा, किरोड़ी लाल मीणा के जो भाई हैं, उनको टिकट दिलाने को लेकर भी एक जो है नाराजगी, कि पहले भी टिकट की मांग की थी, उसके बाद भी टिकट नहीं मिला। क्या कुछ कहेंगे? किरोड़ी मीणा जी के लिए इन्होंने भी खुद बताया कि वो बड़े भावनात्मक आदमी हैं और उनकी भावनाओं के चक्कर में आपने ही बोला कि प्रदेश की जनता सफर कर रही है। आप देखिए, वो भावनात्मक आदमी हैं, उनके रोज के बयान देखिएगा, उन बयानों में उनकी नाराजगी साफ नजर आती है। और आपने जो अभी बताया कि आपदा राहत के लिए वो नहीं पहुंचे, तो मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है, इस प्रदेश की जनता को भी प्रतीत होता है कि वो मंत्री जी पे भाजपा की कोई आपदा है तो पहले मंत्री जी को केंद्र नेतृत्व जो है उनको राहत प्रदान कर दे, तब वो प्रदेश की जनता को राहत प्रदान करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो मंत्री जी की कार्यशैली में बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये उसको ढकने का प्रयास करें, लेकिन उनके खुद के बयान है, सरकार के खिलाफ उनके बयान लगातार आ रहे हैं। तो और दूसरा विषय ये बात कर रहे हैं कि भाई हमने सारे कमिटमेंट्स पूरे किए हैं, तो इनके जो वायदे हैं, इनके जो कमिटमेंट्स हैं, आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री जी अगर कहीं किसी प्रदेश में आके बातें कर लें, बल्कि 14 से और ये 10 वर्ष तक जो प्रधानमंत्री जी ने वादे किए, मैं कहता हूं क्रियान्वित कहाँ हुई है?
क्या 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार मिल पाए? नहीं मिल पाए। किसानों की एमएसपी की बात करने वाले लोगों से पूछो कि जहां चुनाव होता है वहां एमएसपी का वादा और जुमला आप कर देते हो। किसी वायदे को आप अमली जामा नहीं पहना पाए, इम्प्लीमेंटेशन में ला नहीं पाए। और यही प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी ने चित्तौड़ में आके जब बातें की थी सांवरिया सेठ मंदिर के परिसर में, हम ऐसा करेंगे, हम इन योजनाओं को 4 चांद लगा देंगे, प्रदेश की जनता को राहत देंगे। मैं कहता हूं प्रदेश में अत्याचार के आंकड़े उठा के देखिए, और आप एसआई के एग्जाम वाले की मामले बात कर रहे हैं, तो एसआई में तो अभी भी 50 से अधिक तो वो एसआई के वो हैं, वो ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। आप 12 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं या 12 माह पूरे होने वाले हैं, तो आप ऐसे हालातों में प्रदेश की जनता को सफर करना पड़ रहा है। या केंद्रीय नेतृत्व राहत दे पाया, न प्रदेश की सरकार राहत दे पाई। तो ऐसे मामलों को लेकर रोजगार की बात हो, किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, गरीब की बात हो, रोटी की बात हो, रोजी की बात हो, मैं कहता हूँ किसी को जीएसटी ने लेकिन आरोप तो कांग्रेस पर लग रहे हैं ना, आरोप तो कांग्रेस पार्टी पे लग रहे हैं। आप एसआई पेपर लीक को लेके बात कर रहे हैं, तो लगातार ये तो बात ये हो रही है कि बड़े मगरमच्छ ऐसे हैं, बड़े मगरमच्छ बार-बार नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। उसका जवाब सुन लीजिए, को क्या लगता है? मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। प्रदेश की जनता ने सरकार बदल दी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस कमिटमेंट के साथ ये आए थे, अगर आप देखिएगा, एक कांग्रेस की ही सरकार थी जिसने इतने सख्त कानून बना दिए थे, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, 10-10 वर्ष तक की सजाओं के कड़े प्रावधान कांग्रेस की गवर्नमेंट ने बना दिए। उसके बाद सरकार बदल गई और ये उसको गिरफ्तार किया, लेकर सरकार में काबिज हुए, लेकिन 12 महीने में कोई निर्णायक को गिरफ्तार किया। चलिए, क्योंकि इनको आपकी लड़ाइयों से एक सवाल मेरा आपसे जी, आपकी आपसी लड़ाई से फुर्सत नहीं मिल रही। कभी किरोड़ी जी को समझाना पड़ रहा है, कभी किसी मंत्री जी को समझाना पड़ रहा है, कभी किसी मंत्री का प्रशिक्षण काल चल रहा है, कभी किसी मंत्री का गिरफ्तार किया मामला चल रहा है। छोटा सा सवाल है छोटा सा सवाल अनूप जी, आपने इतना बड़ा कानून बनाया, पेपर लीक में कितने लोगों को गिरफ्तार किया आपने? आज गिरफ्तार हो रहे हैं ना? आप सवाल पे सवाल, प्रश्न पे प्रश्न वाली फिल्म से आए क्या? हाँ जी, मैं तो आपको कह रहा हूं जवाब देने ही आए हैं। सवाल उसके बाद सरकार बदल गई, 12 महीने हो गए, 12 महीने में सरकार ने क्या किया? जवाब दीजिए। सरकार वर्तमान में आपकी प्रश्न हमसे कर रहे हैं। सुनिए ठाकुर साहब, कटारा जी को प्रश्न का जवाब देना चाहिए। सवाल आपसे ये है, 12 महीने में कितनी गिरफ्तारी होगी आप बताइए। 100 से ज्यादा ऐसे लोग ग्रुप के साथ। मेरा सवाल, 50 लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं सही। अनूप जी जवाब मैं दे रही हूँ, आपको मैं भास्कर की कटिंग भेज दूंगा। एक भी निर्दोष फंसेगा नहीं, दोषी बचेगा नहीं, ये गारंटी है। ये डायलॉग मारना बंद कीजिए आप। एक भी दोषी बचेगा नहीं, निर्दोष फंसेगा नहीं। 12 महीने में गिरफ्तार किया, तो छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, चाहे मुख्यमंत्री रहा हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष रहा हो, कोई हो, जी मेरा चाहे मुख्यमंत्री रहा हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष रहा हो, जो दोषी है अंदर जाए। 12 महीने में आपने क्या किया? छोटी हो, गिरफ्तार नहीं युवाओं के साथ मुनाकात किया है, युवाओं के साथ भ्रष्टाचार किया है, केंद्र में सरकार आपकी, भ्रष्टाचार के माध्यम से कुठारा जेल के अंदर जाएगा। किसी को दबाने की, कुचलने की आप ईडी का उपयोग कर लेते हो, लेकिन आपने करने वाला, युवाओं का शोषण करने वाला, देश के युवाओं को कोई राहत मानने वाला हर प्रकरण के पीछे जाएगा, चाहे वो और मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हो। आपको भुगतना पड़ेगा। सातों विधानसभा प्रदेश का युवा कांग्रेस के खाते में डालेगा। अनूप ठाकुर जी, मेरे सवाल को सुनिए। आप बात कर रहे हैं, दोनों को बोलने का मौका दिया जाएगा, लेकिन ये डिबेट की तरह तभी चलेगी जब आप सिस्टमैटिकली तरीके से चलेंगे। मेरे सवाल को सुन लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। दोनों को बराबर से मौका, दोनों को बराबर से मौका देंगे हम बात करने का। सुनिए, मेरा सवाल आपसे ये है, अनूप जी, जैसा कि आप कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार आई, जनता जान चुकी है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर कांग्रेस से संतुष्टि होती तो राजस्थान से भी कांग्रेस को मात मिली, हरियाणा में चुनाव हुए, लग रहा था, जो एग्जिट पोल जब जिस तरीके से रिजल्ट को दिखा रहा था, ये लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी वहां पर हरियाणा में आएगी, लेकिन अंत में गेम पलट गया। उसके बाद कहीं ना कहीं वो आत्मविश्वास डगमगा गया, या अभी भी वो विश्वास बना हुआ है? क्योंकि वादा खिलाफी तो जनता ने, आप बात कर रहे हैं कि वादा खिलाफी हुई, तो फिर जनता ने बीजेपी को कैसे चुन लिया? देखिए, हरियाणा के विषय पर आपने चर्चा करी है,
जी तो मैं आपको हरियाणा के विषय पे जवाब देना चाहता हूँ। जी हरियाणा में पूरा मीडिया, पूरी जनता, पूरा मतदाता तमाम कांग्रेस के पक्ष में थे। कहीं ना कहीं कौन सा खेल और खेला हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम मशीन खराब हो गई। सरकारी तंत्र के जी ईवीएम मशीन को लेकर बड़े कभी सवाल नहीं उठे। मानते। अनूप ठाकुर जी, कभी आप ईवीएम मशीन को सरकारी लेकर तंत्र कांग्रेस के पार्टी ने लोग- बड़े सवाल उठाए। आपको क्या लगता है कि ईवीएम मशीन को दोष देना कितना सही है, कितना गलत है, या वास्तविकता में आपको लगता है कि कोई झोल हुआ है? आप देखिए, निश्चित रूप से है। जी आप बड़े बड़े देशों को देख लीजिएगा, वहां भी बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं। आसमान में उड़ने वाला यान एक रिमोट से नियंत्रित हो सकता है, यहां से बैठा हुआ चंद्रयान नियंत्रित हो सकता है। आपके खाते में से पैसे साइबर क्राइम के माध्यम से किसी और के खाते में जा सकते हैं, तो क्या उसमें से वोट परिवर्तित नहीं हो सकता? जी जो मुझे जवाब संभावना देना उसमें है। नहीं हो सकती। कटारा जी मौका और आप देंगे आपको देखिएगा, बोलने का। आप सुनिएगा, बोलने आप दीजिए, एक बार सुनिएगा, अनूप ठाकुर जी को बोलने दीजिए। कटारा जी आपको मौका देंगे बोलने का। जी अनूप जी बताइए आप प्लीज। देखिएगा जी कि जब इस सरकार ईडी में, आप देखिएगा ईडी की जितनी भी कार्यवाही हुई, वो सिर्फ आप देखिएगा कि जो विपक्ष के नेता थे उनको दबाने के लिए, उनको कुचलने के लिए, उनको परिवर्तन कराने के लिए इस प्रवर्तन निदेशालय ने काम किया। तो आप जी। देखिएगा जी कि ईडी ने मुझे 5 नेताओं के ये प्रवक्ता नाम बता दे भारतीय जनता पार्टी के, जिन पर इसने कार्रवाई की। अरे ये कोई बड़े मामलों के लिए ये संस्थाएं होती हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग जिस कदर इस सरकार ने किया, तो इस सरकारी तंत्र के दुरुपयोग को, इसको खुला पूरे देश और प्रदेश ने देखा है। जी क्यों नहीं ईवीएम पे और सरकारी तंत्र पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह ये प्रदेश की और देश की जी जनता क्या लगाए? कुछ जब जी क्या पूरा कुछ मीडिया, कहेंगे पूरा तंत्र नरेंद्र जी? और जी पूरी क्या कुछ सरकारें कहेंगे? बोल रही हैं कि हरियाणा में कांग्रेस आने वाली है, फिर क्या अब अनूप जी होगा? सुनिए, आप अनूप जी बात हो गई जी पूरी, आप आपकी सुनिए। जी कटारा जी बताइए। देखो, मैं एक बहुत कड़े शब्द का प्रयोग कर रहा हूं जी कि निर्जीव ईवीएम पर लगातार कालिक पोतने से मुझे लगता है अब तो शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ईवीएम, प्लीज सुन लीजिए, जम्मू कश्मीर में ईवीएम ठीक रहती है, हिमाचल में ईवीएम ठीक रहती है, हरियाणा में ईवीएम खराब हो जाती है। मैं आपको फिर कहना चाहता हूं अनूप भाई, फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेजों के साथ चली गई थी, कुछ बीज यहाँ रह गए थे, कुछ बीज यहाँ रह गए थे, सुन लीजिए, कुछ बीज संविधान के साथ कुछ चलने बीज वाले के लोग आधार हैं। पर 10 को तक आप शासन कर दिया। सांप्रदायिकता की बात अब करने वाले जनता लोग, जाग चुकी है, कांग्रेस के जांचों में पूरी नहीं जनता आती, जान फूट चुकी डालो है। राज करो में नहीं आती है, चलिए जनता अपना आप इस भला टॉपिक को समझती है। आप इस टॉपिक को इसलिए खत्म आप करते हैं। लगातार भगा रही है लोग हैं। और जी आप देखिए, अपने समय अंदर दोष समय का ना हमारे पास जानकर, अभाव है। अपने ये हृदय में ना डिबेट का जानकर, सुनिए, जन समय कल्याण में का ना अभाव है। जुड़कर अनूप आप जी, नरेंद्र ईवीएम जी को मेरी बात दोषारोपण सुनिए। करते हैं, ये बहुत शर्म की बात है कटारा जी ना? समय का अभाव है, आपको खुद सुनिए। अपने हृदय में कटारा जी जांचना चाहिए। समय जी का बताइए। अभाव है सर, समय का अभाव है, सुनिएगा। हाँ बिल्कुल, सिंपल मुद्दे पे कांग्रेस आते हैं को कि अभी सोचना जो चाहिए जी कि हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया है, कितने मुद्दे पे घोटाले किए, आइए। अब कितने मेरा सवाल भ्रष्टाचार ये किए, है, हमने कितने लोगों का शोषण किया, घोटाले और भ्रष्टाचार के नाम लाइन से बताना कितने प्रारंभ हिंदू करता हूं मुस्लिमों को आपको। मरवाया। जो भारतीय सवाल जनता को पार्टी सुन में लीजिए। शामिल हो गए, मेरे उनके सवाल को भ्रष्टाचारों पे आपने विराम लगा दिया है। मेरा सवाल यह है, मुद्दे पे आ जाते हैं कि फिलहाल जो हमारा आज का विषय है कि टिकट का बंटवारा किस आधार पे होगा। दोनों अपने क्लोजिंग नोट में एक बार इसको हम लोग बात करेंगे। अपने अपने व्यूज रख दीजिए, मुद्दे पे बात कर लेते हैं। समय का बहुत कम हमारे पास अभी समय है, 1-1 मिनट दोनों को मैं दूंगी। जी शुरुआत कर लेते हैं नरेंद्र जी से। नरेंद्र, क्या कुछ कहेंगे, किस आधार पर टिकट का बंटवारा होना चाहिए? मैं कह रहा था, जी हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेताओं के आधार पर तय करेगी और जो व्यक्ति जीतने वाला होगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा, लगातार जनता के बीच बना हुआ होगा, जनता के दुख दर्द में शामिल होगा, उसी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी और टिकट देने का निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर होगा। सबकी सलाह मशवरा से, सबके विचार से, सबके संवाद से यह फैसला होगा और भारतीय जनता पार्टी भाई भतीजावाद परिवारवाद चलेगा या फिर जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका देगी बीजेपी पार्टी? बीजेपी अपने कार्यकर्ता को मौका देगी जो पार्टी के साथ जुड़े हुए, पार्टी का काम कर रहे हैं, पार्टी के हित में काम कर रहे हैं, जन कल्याण के काम कर रहे हैं, उसी व्यक्ति को मौका दिया जाए। जी चलिए लौट के चलते हैं एक बार ठाकुर जी के पास। जी ठाकुर साहब, क्या कुछ कहेंगे, किस आधार पर टिकट का वितरण करेगी इस बार कांग्रेस पार्टी? जी कांग्रेस का आधार जिताऊ टिकाऊ धरती पुत्र कांग्रेस का जमीनी कार्यकर्ता होगा। उस पे कांग्रेस चिंतन और मंथन लगातार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा कांग्रेस में नहीं है कि ये तो संविधान को परे रखकर, जब
देश के प्रधानमंत्री जी के यहाँ से जो पर्ची आती है उसके आधार पर राजस्थान का मुख्यमंत्री बन जाता है, क्योंकि संविधान कहता है कि राजस्थान की जो विधानसभा के चुने हुए विधायक हैं वो मत देंगे तो मुख्यमंत्री बनेगा। तो वो परंपरा नहीं है। पर्ची गहलोत जी लौटा दी थी। नरेंद्र जी बोलने दें, आपको मौका दिया था। ये बात कहाँ ले जा रहे हैं? सोनिया गांधी को हुआ क्या? गहलोत ने ठुकरा दी थी। राहुल गांधी की पर्ची को ठोकर मार दी थी। मल्ला को खड़कर दौड़ते रहे जयपुर की गलियों में। शांति धारीवाल गहलोत उनको मिले नहीं। यही तुम्हारे संविधान है, यही तुम्हारा अनुशासन है, यही तुम्हारी पार्टी है। किसी नेता का अपमान आप कर सकते हो, यही तुम्हारी पार्टी है। इसलिए जनता आपको नकार रही है क्योंकि आप अपने नेताओं को इनके चलिए देखिए, ये डिबेट तो लंबी लगातार इस तरीके से चलती रहेगी और देखिए चर्चा का तो कोई अंत होता नहीं है और बहस का कोई अंत होता नहीं है, लेकिन फिलहाल हम लोग जो है इस डिबेट को विराम जरूर देंगे। और जैसा कि पंजाब केसरी राजस्थान जब भी किसी विषय पे चर्चा करता है तो हमेशा अपने सोशल मीडिया जो भी हमारे चाहे ट्विटर अकाउंट्स हो, चाहे पंजाब केसरी के इंस्टाग्राम्स हो या जो भी हमारे फेसबुक पेज हो, वहां पर हमेशा एक पोल जरूर डालते हैं। तो हमारा जो आज का पोल था वो उपचुनाव के टिकट के वितरण को लेकर था कि टिकट वितरण किस आधार पर होना चाहिए, जमीनी कार्यकर्ता या परिवार या नेता के आधार पर। तो 71% लोगों का कहना है कि जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए। और जैसा कि बीजेपी और कांग्रेस से प्रवक्ता के रूप में मेरे साथ 2 प्रवक्ता जुड़े थे, उनका भी ये कहना है कि जो धरातल पर रह के काम कर रहे हैं उन्हें ही मौका दिया जाएगा और जो व्यक्ति वाकई इस चीज के लिए योग्य होगा उसे इस बार की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो फिलहाल इस डिबेट को यहीं विराम देंगे और मैं लीजा फिर जुड़ूंगी आप लोगों के साथ इस यहीं पंजाब केसरी राजस्थान में। तब तक के लिए नमस्कार।